डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को सेकंड पेपर जो उनका है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें जो एक प्रमुख टॉपिक है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ विषय पर जानकारी देना चाहूँगी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं और अध्ययन कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों का एक प्रतिनिधि संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय महायुद्ध के पश्चात सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के माध्यम से हुई, जिसमें एक चार्टर पर 51 देशों के हस्ताक्षर हुए। यूएनओ की जो यह यात्रा प्रारंभ हुई, आज 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी घटनाओं को रोकना और शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और विभिन्न राज्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना है। भारत की विदेश नीति, जिसे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति को, जो हमारे सिलेबस में है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और उसके साथ कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसीज़ दे रखी है, तो विस्तार से हम बाद में इस पर बात करेंगे भारत की विदेश नीति पर। लेकिन जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, उसके उद्देश्य और जो सिद्धांत हैं, वे सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुकूल है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, सिद्धांत है, वे ही भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हैं और उन्हें पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत की जो विदेश नीति है वह कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जो कहते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान, परतंत्र राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णय का समर्थन करना, जातिवाद, भेदभाव की समाप्ति करना, गरीब राष्ट्र जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, उनके विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग करना, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण, पंचशील के नियम, ये सभी भारत की विदेश नीति के उद्देश्य हैं और ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो व्यवस्था है उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। यहाँ तक कि भारत अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें से कई सिद्धांतों को स्थान प्रदान करता है। शुरुआत से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति और कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है और हमेशा ही उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही का समर्थन भी किया है। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की भावना के और उसके शब्दों के प्रति पूर्ण सहयोग करने तथा निसंदेह पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है और यह परंपरा पिछले 70 वर्षों से जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका समय के साथ और बेहतर होती चली गई। 1954 में नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक निशस्त्रीकरण का समर्थन किया था। 1988 में राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करने का आह्वान किया था। भारत में जब शासन परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति का हमेशा से ही पालन करता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सहयोग का विश्लेषण करने हेतु शायद ही कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे उपनिवेशवाद की समाप्ति, रंगभेद नीति का विरोध, निशस्त्रीकरण, शांति सेनाओं में भारत की भूमिका,
गरीब देशों के विकास से संबंधित मुद्दे, मानव अधिकार, आतंकवाद की समाप्ति जैसे मुद्दे जो हैं, इनमें भारत की भूमिका की विवेचना करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल मान्यताओं का सदा ही पालन किया गया। भारत की विदेश नीति के जो मूल आधार है वो यूएनओ के आदर्शों के अनुकूल है और इसलिए भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में उल्लेखनीय हो जाता है। भारत ने हमेशा ही यूएनओ को शक्तिशाली बनाने का समर्थन किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवता की शांति की आकांक्षा है। यह बहुपक्षवाद पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके कार्यकरण का मूल आधार है। सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और शीत युद्धोत्तर विश्व में 1991 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत ने किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का कभी समर्थन नहीं किया। भारत ने मानवाधिकार उल्लंघन का भी कभी समर्थन नहीं किया और भारत ने हमेशा ही अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी यूएनओ के कार्यक्रमों में निभाने में अपना योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय, जब 1945 में स्थापना हुई थी, एशिया और अफ्रीका के कई देश उपनिवेशवाद का शिकार थे। भारत ने सबसे पहले दिल्ली में आयोजित एशियाई सम्मेलन में और 1955 में बांडुंग शहर में आयोजित एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों के सम्मेलन में इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की मांग उठाई। भारत की स्वतंत्रता ने भी दूसरे गुलाम देशों की आज़ादी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने प्रारंभ से ही उपनिवेशवाद का विरोध किया, इसे विश्व शांति के लिए खतरा माना। इसके लिए भारत ने 1960 में महासभा में उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, जिसे मील का पत्थर माना जाता है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए महासभा द्वारा कमेटी का अध्यक्ष भारत को बनाया गया और 1960 में अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए और वहां उपनिवेशवाद का अंत हुआ। रंगभेद और जातीय भेदभाव की नीति भारत की विदेश नीति का प्रमुख भाग है। भारत ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महासभा में 1946 में भेदभाव का मुद्दा उठाया। दक्षिण अफ्रीका व रोडेशिया में जो रंगभेद की नीति के जो लोग शिकार थे, भारत ने रंगभेद की नीति को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के विरुद्ध माना। भारत में रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार से 1946 को ही व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए गए। जब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, भारत ने संबंधों को तोड़े ही रखा। इस तरह भारत ने 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा घोषणा हुई कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का समर्थन किया। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का समर्थन हुआ और जातीय भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रस्ताव या प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था के अंतर्गत तथा उसके बाहर भारत निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। जब महासभा में सामान्य व पूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव आया, तब भारत ने उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। भारत ने भावी शस्त्रों के नियंत्रण और अस्तित्व से बने हुए जो खतरे हैं, उनको पहचानते हुए निशस्त्रीकरण के लिए आवाज़ उठाई। भारत न केवल विशेष अस्त्रों के बल्कि पूरी तरह से निशस्त्रीकरण का पक्षधर है, जिससे कि संपूर्ण विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो। भारत महाशक्तियों के साथ शस्त्र निर्माण में कोई होड़ नहीं करना चाहता। निशस्त्रीकरण के इसी भाव के कारण
भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत जो भेदभाव व्याप्त है विश्व में, उसका भी विरोधी रहा है। संयुक्त राष्ट्र में तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का विकास संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की प्रस्तावना के अनुसार इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के सामाजिक व आर्थिक प्रगति और उनके विकास में सहयोग प्रदान करना है। भारत की यह मंशा रही है कि जो तीसरी दुनिया के विकासशील देश हैं, वे खुद आपस में भी विकास की भावना विकसित करें और जो महाशक्तियां हैं उनके माध्यम से भी उनका विकास किया जाए। जो सहयोगी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारत इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध है कि इनके माध्यम से विकासशील देशों का कल्याण हो। विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीक का हस्तांतरण होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उचित प्रबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उचित मानक निर्धारित हो। भारत हमेशा ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का पक्षधर रहा है, जिससे कि जो विकसित राष्ट्र हैं वे विकासशील देशों को सहयोग प्रदान कर सकें और विकासशील देशों का सहयोग करें। साथ ही जो विकासशील देश हैं वे भी आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर अपना विकास करें, जिससे कि संपूर्ण वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और विकास के मापदंडों को प्राप्त किया जा सके। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेनाएं थी उसमें हमेशा ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शीत युद्धोत्तर विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 23 शांति अभियान चलाए गए, उनमें से 15 में भारत ने अपनी भागीदारी निभाई है। भारत ने कुछ महत्वपूर्ण शांति अभियान, जिनमें कंबोडिया, सोमालिया, रवांडा, हैती, मोजाम्बिक उल्लेखनीय है, उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। एक विश्वसनीय शांति निर्माता के रूप में भारत ने सदैव ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सपोर्ट किया है। भारत ने अपनी जो शांति बनाए रखने के प्रति जो भूमिका हो सकती है उसमें निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिया है। भारत के द्वारा संचालित शांति निर्माण कार्यक्रमों में अनेक कार्यक्रम गैर सैन्य गतिविधियों से संबंधित रहे हैं, जैसे कि कंबोडिया, अंगोलिया, मोजाम्बिक में चुनाव का निरीक्षण करने के लिए भारतीय शांति सैनिकों को तैनात किया गया। सोमालिया एवं रवांडा में भारतीयों को पुलिस कार्य भी सौंपे गए। लेबनान और कंबोडिया में सिविल प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भारतीयों को कार्य सौंपे गए। यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध के बाद के युग में राज्यों के अंदर उत्पन्न होने वाले गृह युद्ध की संख्या में निर्णायक बढ़ोतरी हुई है। इसलिए वर्तमान समय में अधिकांश शांति निर्माण कार्यक्रम राज्यों के आंतरिक संघर्षों के संदर्भ में संचालित किए गए, जबकि शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर शांति निर्माण कार्यक्रम दो राज्यों के मध्य होने वाले संघर्षों में तैनात किए गए थे। भारत ने शांति को बनाए रखने के लिए, शांति के निर्माण के लिए अपना सक्रिय योगदान हमेशा ही दिया है, अपनी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो लक्ष्य हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उसको बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के द्वारा पूरे विश्व में लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनमें भारत ने अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है। सामाजिक और आर्थिक परिषद का पहला अध्यक्ष भारत रहा है। परिषद के द्वारा विश्व में बीमारी, गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों में भी भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। इन एजेंसियों से भारत को
बड़ी आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई है। जैसे कि यूनिसेफ के द्वारा अभी भी भारत को सबसे बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के द्वारा भी भारत को सहायता प्राप्त होती है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थापित यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। भारत का प्रमुख उद्देश्य है कि दुनिया के सभी राष्ट्र संघर्ष से मुक्त हों, सहयोग की भावना से कार्य करें और अधिकांश मामलों में भारत इसी शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का पूरी तरह से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा उसके महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 13वें अधिवेशन में भारत को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। भारत ने अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है। मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। जो वर्तमान में प्रमुख मुद्दे हैं, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकारों का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, आतंकवाद की समाप्ति, विश्व स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य का विकास, सभी वर्गों का कल्याण, इन सभी मुद्दों पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और भारत इन सभी मुद्दों को विकासशील देशों के पक्ष में ध्यान में रखते हुए कार्य करता है और भेदभाव रहित दृष्टिकोण का समर्थक है, जिससे कोई भी देश किसी भी अन्य देश का सामाजिक आर्थिक शोषण न कर सके। भारत की आकांक्षा है और इसी तरह से उसने योगदान भी दिया है कि सभी राष्ट्रों को उनके विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका बहुत ही प्रभावी रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता के लिए मांग भी की है और यह आशा भी की जाती है कि यदि भारत को स्थायी सदस्य उसमें बनाया गया तो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित तौर पर उसमें अदा करेगा। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था इससे जो प्रीवियस क्लास थी यूएनओ की, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है सुरक्षा परिषद, उसमें 15 सदस्य होते हैं और 5 जो हैं उनको महाशक्तियाँ सुपर पावर्स, उनको वीटो प्राप्त है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है उसने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही रही है उसमें हमेशा से ही योगदान दिया है। 2006 में मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें भी भारत को सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। वर्तमान में भारत इसका सदस्य है। श्रीलंका के मुद्दे पर मानवाधिकार परिषद में पहली बार भारत ने किसी देश विशेष के विरोध में मतदान किया था, क्योंकि तमिलों की स्वायत्तता और पुनर्वास के संदर्भ में श्रीलंकाई सरकार के द्वारा किए गए प्रयत्न पर्याप्त नहीं थे। हालांकि विभिन्न पक्षों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसमें अनेक भारतीय न्यायाधीशों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर निर्विवाद कही जा सकती है, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में यूएनओ का समर्थन किया है।